4 दिसंबर 2011 सुबह करीब 7:45 का वक्त था और दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है कंझावला। तो कंझावला पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, एक कोई शख्स फ़ोन करता है और वो बताता है कि कंझावला इलाके में ही एक न्यू रूरल पब्लिक स्कूल है। न्यू रूरल पब्लिक स्कूल, तो उस स्कूल के पास एक खेत है, उस खेत में एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बुरी तरह से कुचला हुआ है और पहचान में बिल्कुल नहीं आएगा। कॉल आता है, पहली चीज़ पुलिस को यही लगती है कि ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि अगर कोई एक मर्डर का केस है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो अब जैसे ये बात पता चली कि चेहरा कुचला हुआ है, चेहरे से बिल्कुल पहचान नहीं होगी, तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला पक्का मर्डर का होगा। इसके बाद पुलिस की टीम जो है वहाँ पे इंस्पेक्टर की नेतृत्व में वो सब पहुँचते हैं उस जगह पे, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वाकई देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। एक नौजवान की लाश थी, उम्र होगी करीब 32-35 साल, और कदकाठी से। वो पैंट और शर्ट पहने हुआ था और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। गले पे तेज़ धार हथियार के निशान थे, मतलब इसका ये था कि उसको गहरे किसी तेज़ धार हथियार, चाकू या उन चीज़ों से मारा गया, गला काटा गया। और चेहरे पर जो है वो बुरी तरह से कुचला हुआ था, तो उसको देख के ये लग गया था कि इस चेहरे पे किसी वज़नी पत्थर को उठाकर उसके चेहरे पे मारा गया है। उसको मारने के बाद, मतलब उसकी मौत के बाद, उसके चेहरे को कुचला गया और बिगाड़ा गया, और इसलिए कि ताकि कोई पहचान ना पाए। अब ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। सबसे पहले पुलिस स्पॉट की तलाशी लेती है, जहाँ पे ये लाश मिली थी, बॉडी मिली थी, सारी चीज़ें आसपास खेत में देखती है, दूर दूर तक देखती है जाकर, बट उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद जो मरने वाला था उसकी तलाशी लेती है, तो उसके पैंट और शर्ट में जेबें थीं, लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। ना पर्स था, ना उसका कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कोई विजिटिंग कार्ड, ना कोई ऐसे पेपर कागज़, कोई ऐसा बिल, आमतौर पे कई बार जेब में होता है जिससे आप या आप जिसको जानते हो उसका कोई, उसके बारे में जान पहचान हो जाए, उसके बारे में पता चल जाए। तो वो भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही एकदम खाली तमाम जेब, और आसपास में ऐसे कोई कागज़, कुछ नहीं। अब दिक्कत ये थी कि पुलिस के सामने एक लाश पड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं था कौन है, लाश के पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन इतना पता था कि जिसने भी मारा है वो ये चाहता था कि इस लाश की शिनाख्त ना हो। खैर, पुलिस बॉडी को उठाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसके बदन पे सिर्फ 2 जो कपड़े थे वो पुलिस के पास, तो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती हैं, तो फिर वो इंस्पेक्टर जो है वो दोबारा फिर एक बार स्पॉट पे जाता है, वो सारी चीज़ें तलाशी लेता है, कई कोशिश करता है कोई विटनेस कोई ऐसा मिले, तो वो भी नहीं मिलता। अच्छा, सुबह सुबह ये खबर आई थी करीब 7:45-8 बजे, तो इसका मतलब था ये इंसिडेंट रात की है, और जो भी हुआ है रात को हुआ है। और वो खेत सन्नाटा, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, तो कोई विटनेस भी नहीं मिला तमाम कोशिश के बावजूद। फिर पुलिस ने कहा कि शायद कुछ आसपास में कोई या इस थाने में या इलाके में कोई ऐसा नौजवान गायब हुआ हो। पुलिस थाने के रिकॉर्ड खंगालती है, दूसरे थाने डिस्ट्रिक्ट से पूछती है, पता चलता है कि नहीं, ऐसी कोई मिसिंग की रिपोर्ट भी अभी पिछले 2-4 दिनों में नहीं आई। और बॉडी देख के ये भी पता चल रहा था कि ये कत्ल ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे पहले हुआ है। तो हर तरफ से नाकाम पुलिस, और कातिल तो दूर, अभी तो पहले ये है कि जिसका कत्ल हुआ है वो कौन है, उसका राज क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, इस जांच में जुट गई। जब सारी चीज़ें नहीं मिली तो फिर इंस्पेक्टर ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आ गया कि तेज़ धार गला काटने से मौत हुई है, मौत के बाद जो है वो चेहरा बिगाड़ा गया। तो अब ले दे के कपड़े फिर पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस की नज़र, वो चूँकि वो कमीज़ पहने हुआ था, कपड़े हटाए गए, तो देखा कि उसके बाएं हाथ पे SRY लिखा हुआ है, S फॉर शिमला, R फॉर रामपुर और Y फॉर येलो, SRY। अब ये था कि SRY का मतलब क्या इसका नाम है या कुछ और है, तो ये पता नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा चलो एक SRY का क्लू मिला है, इससे ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है। दूसरा, उसके बाद जब उस कपड़े की तलाशी ली गई तो उस कपड़े में तो कुछ था नहीं। उसके कॉलर पे एक स्टिकर था जिस पे एक जीत टेलर का लेबल लगा हुआ था, JEET, जीत, हार जीत वाला जीत, तो उसका एक लेबल था। तो अब ये 2 चीज़ें पुलिस के पास थी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक SRY हाथ पे लिखा हुआ और एक जीत टेलर का जो लेबल था। पुलिस ने कहा कि इसी से शुरू करते हैं, तो आसपास के जितने इलाके थे वहाँ पे पुलिस ने फिर SRY किसी के हाथ पे गुदा हुआ पता करना शुरू किया।
पूरा दिन निकल गया, नहीं पता चला। जीत टेलर्स पूरे कंझावला इलाके के हर दुकान को लगभग छान मारा गया। जितने वहाँ पे टेलरिंग की दुकान थी उन सबको एक एक करके पूछा गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस सारे चक्कर में लगभग 2 दिन निकल गए। पुलिस घर घर जाकर पूछ रही है। 35 साल का एक शख्स है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, कदकाठी ऐसा है। फिर पुलिस ने इश्तिहार छपाया, उसके पोस्टर निकाले और उस पूरे इलाके में उस पोस्टर को भी छपा के लगवा दिया दीवार पे। अखबार में भी इश्तिहार दे दिया अगले दिन। कोई सामने नहीं आया कि बताने के लिए कि कोई ऐसा मिसिंग है या क्या है। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ 2 ही थे क्लू, एक SRY हाथ पे गुदा हुआ और एक जीत टेलर का लेबल जो कॉलर के पीछे लगा हुआ था। लेकिन पूरा इलाका छान मारने के बाद भी पुलिस को जब कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस ने कहा कि चलो अपने जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और उस कंझावला इलाके से निकल के, वो जो इलाका है थोड़ा बॉर्डर भी लगता है हरियाणा का, तो उसने कहा थोड़ा और दूर भी जाकर देखते हैं। तो पुलिस की अलग अलग टीम बनी, कंझावला इलाके से बाहर निकलकर अलग अलग इलाकों में गए SRY या इस शख्स के बारे में, पर कहीं से कोई कामयाबी नहीं, कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस इस उधेड़-बुन में लगी रही कि आखिर इसका तरीका क्या है और क्या कर सकते हैं। तो SRY पहले ये रही कि अब पुलिस को लगा कि ये बड़ी एक अजीब सा है और नाम भी अजीब सा SRY लिखा हुआ है। तो पॉसिबल यही कि अगर ये जीत टेलर्स का लेबल है तो ज़रूर जीत टेलर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इस चक्कर में आसपास के करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस ने लगभग सारे जितने भी टेलर के शॉप थे या इस पेशे से जुड़े हुए लोग थे उन तक पहुंचना शुरू किया, बात करनी शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस की एक टीम ढूंढते ढूंढते थक गई तो वो थोड़ा हरियाणा के बॉर्डर में घुस गई और बहादुरगढ़ तक पहुंच गई। और बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद जो लगभग चल रहा था, तीसरा दिन था ये, तो पता करना शुरू किया। तो पहली कामयाबी मिलती है, पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे एक गली है और उस गली में एक दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है वो, और वो जीत टेलर्स के नाम पे। तो पुलिस को पहली बार लगा कि चलो कुछ कामयाबी मिल रही है, लेकिन अब ये वही जीत टेलर्स है क्योंकि लाश कहीं और मिली है कंझावला और ये कहीं किसी और स्टेट में है, हरियाणा में है और बड़ी छोटी सी दुकान है। तो देखते हैं, फिर भी पुलिस पहुंचती है। एक छोटी सी उम्मीद जगती है पुलिस को, वो जीत टेलर्स पहुंचती है। जीत टेलर्स पहुंचने के बाद पुलिस, चूँकि चेहरा तो बिगड़ा हुआ था लेकिन उसने तस्वीर ले रखा था इश्तिहार में भी, तो जो कपड़े उसने पहने हुए थे उस कपड़े की भी तस्वीर थी। तो पुलिस ने उस शर्ट को, उस कमीज़ को दिखाया उस जीत टेलर्स के यहाँ। उसका ओनर था सरबजीत सिंह, और पहले तो उसने दिखाया फ़ोटो ही, चेहरा तो बिगड़ा हुआ था। दुकानदार ने कहा नहीं जानता हूँ। फिर उसने शर्ट दिखाई, तो अब खाली शर्ट से भी कि ये मैंने ही सिला है, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पता चले कुछ ऐसा ट्रेडमार्क, लेकिन उसने पहले उसको इनकार किया। लेकिन जब फिर लेबल दिखाया पुलिस ने कि ये जीत टेलर्स का, तब उसने कहा कि हाँ ये मेरी शॉप का लेबल है और ये कमीज़ मैंने ही सिली है। तो उसने कहा कि फिर तो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये किसके लिए सिली, कौन था वो शख्स। तो उसने कहा इतने सारे कमीज़ सिलता हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम है कि ये किसके लिए सिली, तो मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस को फिर लगा मायूसी कि इतनी सारी कामयाबी के बाद, नज़दीक आने के बाद फिर लगता है कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर भी एक आखिरी कोशिश की। पुलिस ने कहा कि तुम जब कोई कपड़े सिलवाने आता है तो तुम कुछ बिल या इस तरह की, अच्छा छोटी जगहों पे आमतौर पे वो पक्के बिल और वो सारी चीज़ें होती नहीं है, लोग कागज़ पे, डायरी पे नाम और वो सारे लिख लेते हैं। तो सरबजीत की भी दुकान पे कैश मेमो टाइप की चीज़ तो थी, लेकिन एक एक कैश मेमो पे वो 10-10 ग्राहकों के नाम लिखे हुए थे, फ़लाना 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 फ़लाना, और डेट, मतलब किस दिन दिया, किस दिन डिलीवरी करनी है। तो अब पुलिस के लिए और भी उलझन। फिर अब वो एक एक पन्ने पे 10-10 लोगों के नाम देखना शुरू किया। अब नाम तो पता नहीं है कि मरने वाला कौन है, तो किस नाम से देखें, लेकिन पुलिस की उम्मीद ये थी कि शायद SRY कहीं लिखा हुआ मिल जाए। तो नज़र SRY पे थी। सारे कैश मेमो, सारे कागजात ढूंढ डाले, कहीं SRY नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दोबारा फिर से पढ़ना शुरू किया कि शायद कुछ गलती कर रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उन सारे सैकड़ों नामों में, चूँकि कई पुराने से लेके सब कुछ खंगाला जा रहा था, एक जगह पे कैश मेमो में सियाराम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो उनमें से एक पुलिस अफसर का माथा ठनकता है और वो उस सियाराम को SRY से जोड़ के देखता है। तो अपने साथी को बताता तो कहता नहीं वो तो SRY है, ये सियाराम कैसे होगा। तो उसने बोला हो सकता है। तो उसने उस सियाराम को देखा और बोला कि हो सकता है उसका नाम सियाराम हो। इसके बाद अब वो जाहिर सी बात है, उसमें कुछ पता तो था नहीं,
तो पुलिस को ये लगा कि चलो ये कपड़े तो इसने सिले, हालांकि दुकानदार ने पहले कह दिया था, लेकिन अब ये कहता है कि अंधेरे में एक तीर के साथ सियाराम नाम हो। तो अब वहाँ से पुलिस निकलती है, लेकिन सियाराम नाम पता होने के बाद भी ये नहीं मालूम था कि उसका एड्रेस क्या क्या, वो कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ सियाराम लिखा हुआ था और उसके आगे साइज़ जो होता है शर्ट जो करता है बस वही लिखा हुआ था। तो पुलिस फिर एक नाकाम वहाँ से, लेकिन ये है कि अब एक उसको अंधेरे में था कि शायद सियाराम ही नाम हो मकतूल का, वो वहाँ से निकलती है। और फिर अब चूँकि ये बहादुर घर के इस एरिया में इसने कमीज़ सिलवाई थी, तो अब उनका थोड़ा सा फोकस इसी एरिया पे आके टिक जाता है कि हो ना हो इस मरने वाले का रिश्ता इस इलाके से होगा। तो उसी टेलर के शॉप से कुछ दूरी पर एक इलाका था शंकर गार्डन। तो पुलिस की टीम क्या कर रही थी, उसके बाद वहाँ से अलग अलग टीमें बनाई गई और उस इलाके में कहा गया तुम हर गली में जाकर हर इलाके में घूमो और पता करो। तो ऐसी सारी टीम घूम रही थी, SRY, सियाराम और इस शख्स के कपड़े दिखा दिखा कर लोगों से पूछताछ कर रही थी, बट एक ने भी शिनाख्त नहीं की उस शख्स की। लेकिन अचानक घूमते घूमते एक पुलिस वाले की नज़र एक मकान पे पड़ती है, और ये एकदम अजीब इत्तेफाक था। वो सेकंड का खेल था। अगर उस सेकंड में उस मकान पे पुलिस की नज़र ना पड़ती तो शायद ये केस कभी खुलता ही नहीं, कम से कम उस वक्त नहीं खुलता। गली गली में पूछताछ करते हुए जब पुलिस की टीम गुजर रही थी, तो अचानक एक जगह पे, एक मकान के पहले फ्लोर पे, छोटी छोटी जगहों पे आप देखते हैं बिल्डिंग में लोग अपने अपने नाम लिखते हैं, तो एक मकान के बाहर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, सियाराम यादव। उस पुलिस वाले ने देखा, उसके बाद उसने फिर अपने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ा, फिर उसके क्लिक किया, वो वापस आया, उसने वापस देखा, उसने देखा सियाराम यादव, उसके बाद उसने उस SRY से उसको जोड़ा, तो S से सिया, R से राम और Y से यादव, तो ये तीनों चीज़ मैच कर गया। लेकिन ये अभी तक उसकी सोच थी, एक तुक्का था कि शायद ये हो। फिर उसने अपने साथी को बताया, फिर साथी ने कहा कि चलो पूछते हैं। वो उस घर में गए, उस घर में नॉक किया, एक शख्स बाहर आया, तो उसने पूछा ये सियाराम यादव क्या है, ये किसका नाम है? ये भी हो सकता था इस घर के किसी बुज़ुर्ग का नाम हो, जबकि मरने वाला जवान था, लेकिन ये भी हो सकता था कि उस घर से उसका कोई रिश्ता हो। तो वो जो शख्स आया उसने बताया कि सियाराम यादव का मैं बहनोई हूँ और ये उन्हीं का घर है। तो उसने पूछा क्या एज होगी, तो बताया वही 32-35 साल। तो बोला वो है कहाँ, मिलना है? तो उसने कहा कि वो 3 दिन से घर नहीं आए, और ये इत्तेफाक से लाश मिले हुए तीसरा दिन था ये जब पुलिस की टीम पहुंची थी। तो अब पुलिस को लगता है कि अब पहली बार कामयाबी मिली है। तो पूछा कि क्यों नहीं घर आए, तो उसने बोला उनको एक शादी में जाना था, और उस शादी के बाद वो वहीं से फिर 2 दिन शादी के लिए बोला था और फिर वहीं से ऑफिस चले गए। तो फिर अब डिटेल जब पुलिस लेती है तो पता चलता है कि 3 दिसंबर को, चूँकि ये लास्ट 4 दिसंबर को मिली थी, कि रात को 3 दोस्त आए थे सियाराम के घर पर। एक नाम था सिकंदर, एक विकी और एक संदीप, ये बहनों ने बताया। और ये तीनों सियाराम को अपने साथ ले जाते हैं एक शादी में ले जाने के लिए, और उसके बाद से सियाराम घर नहीं लौटता। 2 दिन बाद इन तीनों में से एक शख्स वापस सियाराम के घर आता है और इसी के बहनों से कहता है कि वो शादी से डायरेक्ट ऑफिस चले गए हैं, तो आप उनका लंच बॉक्स दे दीजिए, और बाकायदा लंच बॉक्स अपने साथ लेके चला भी जाता है। लेकिन सियाराम नहीं लौटा। तो उसके बाद खैर पुलिस घर वाले को बताती है कि ये ऐसे ऐसे है, वो बॉडी दिखाती है, तो चेहरा कुचला हुआ था, लेकिन कपड़ों से और बाकी चीज़ों से वो फ़ौरन पहचान लेता है कि हाँ यही सियाराम यादव है, और SRY लिखा हुआ था। तब पुलिस को पहली कामयाबी ये मिली कि मरने वाला कौन था, इसकी जानकारी मिली। वो उस इलाके में एक ऑफिस में काम करता था, उसकी एक बीवी थी, 3 बच्चे थे। बीवी और बच्चे यूपी के गांव में रहते थे, और ये छुट्टियों में उनसे मिलने जाया करता था। तो जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि 3 दिन से गायब है और ये 3 दोस्त आखिरी बार उसके साथ थे, तो अब जाहिर सी बात है शक सबसे पहले इन 3 दोस्तों पर होगा। फिर पुलिस ने एक एक करके उन तीनों दोस्तों को उठाया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारे साथ शादी में गया था, शादी के बाद वो गायब हो गया, हमें कोई जानकारी नहीं उसके बाद कहाँ गया। लेकिन तीनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो तीनों के अलग अलग कई बयानों में एक मैच नहीं कर रहा था। फिर पुलिस ने अपना तेवर दिखाया, पुलिसिया अंदाज में पूछा, तो तीनों टूट गए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ 3 दिसंबर की रात को वो सियाराम के घर आए, उसे एक शादी में ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए, और एक जगह पे उन्होंने उसको शराब पिलाई, उसे ज़्यादा पिलाई। जब उसे लगा कि अब वो होश में नहीं है, तो एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकी और फिर तेज़धार हथियार से उसका गला काटा। उसके बाद लाश को खींच कर वो खेत के अंदर ले गए, और वहाँ पे एक वज़नी पत्थर से उसका चेहरा कुचला, और उसके पर्स से सारे मोबाइल पर्स जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें निकाल दी, ताकि उसकी लाश की कोई पहचान ना हो, पहचान की कोई निशानी ना हो उसके पास, और वो वहाँ से चले गए।
तो पुलिस ने पूछा कि लेकिन क्यों, तुम लोग तो दोस्त थे। तो पता चला कि सियाराम की दिल्ली में एक ज़मीन का एक टुकड़ा था जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी, और इन तीनों दोस्तों को ये मालूम था कि ये 20 लाख की ज़मीन इसकी है, और इसके आगे पीछे दिल्ली में कोई नहीं है, एक बीवी और 3 बच्चे हैं, और बच्चे छोटे हैं, वो सब गाँव में रहते हैं। तो अगर इससे कुछ हो जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो ज़मीन हम तीनों का हो जाएगा, और हम तीनों 20 लाख रुपए आपस में बांट लेंगे बेचकर। तो सिर्फ इसलिए कि सियाराम के मरने के बाद दिल्ली में कोई उसका पूछने वाला नहीं होगा, और ये जो बहनोई एक था उनसे भी इतनी ज़्यादा करीबी और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो 20 लाख की उस ज़मीन के लिए 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त का कत्ल किया, और उसके बाद उसकी पहचान न हो इसलिए उसके चेहरे को कुचल दिया, और फिर वहाँ से निकल गए थे। लेकिन 3 दिन की तमाम मेहनत और कोशिश के बाद और दिल्ली पुलिस के कुछ जो जैसे कई इत्तेफाक के भी बाद कि एरिया से बाहर निकलकर जीत टेलर को ढूंढना, एक मकान के बाहर लिखा हुआ सियाराम यादव को SRY से मिलाना, और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों ने एक ऐसे कत्ल के केस को सुलझा दिया जिस पे ना मरने वाले की पहचान थी, ना मरने वाले का नाम था, ना कातिल के बारे में कुछ पता था, ना मरने वाले का चेहरा सामने था। फिर भी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपनी इस पूरे तरीके से, जिस तरीके से जांच की और एक कत्ल के जो पूरा रहस्य था उसको उजागर किया। कहानी 5 साल पुरानी है, 2017 की मई का महीना था। कहानी मध्य प्रदेश के गुना इलाके की है। इसी गुना में 5 दोस्त रहा करते थे। आसपास में 5 का घर था। इनमें से कुछ दोस्त गरीब थे, कुछ अमीर थे, लेकिन इनकी दोस्ती सबके ठीक ठाक थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी 18 मई की रात को इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम हेमंत था, हेमंत 18 मई वो अपने फादर से लगातार कह रहा था। उसके फादर एक सरकारी मुलाजिम थे और सिंचाई विभाग में एक अफसर थे। तो उन्हीं का बेटा हेमंत अपने फादर से कई बार कह रहा था कि उसे एक बाइक चाहिए, एक बाइक दिला दीजिए। फादर मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे की ज़िद थी। इकलौता बेटा था, मानते भी काफ़ी थे, लाड प्यार काफ़ी था। तो उन्होंने हेमंत की ज़िद को पूरी करने के लिए आखिरकार 18 मई को उसने कहा कि मैंने एक बाइक देखी है, सेकंड हैंड, 40,000 रुपये में मिल रहा है, कागज़ भी सब कुछ ओरिजिनल है, असली है। तो बेटे के प्यार के आगे बाप हार गए और उन्होंने 40,000 दिए। उन्होंने कहा जाओ जाकर तुम बाइक ले लो। अब हेमंत अपने एक दोस्त के साथ, उस दोस्त का नाम था हनी दुबे, ये सब 5 दोस्त में 2 दोस्त थे ये, तो उनके साथ बाइक पर बैठ कर जाता है। 40,000 रुपये उसके पास थे, लेकिन रात वो लौटता नहीं है। फादर परेशान, बेटा लौटा नहीं बाइक लेकर। इसके बाद वो इधर उधर ढूंढते हैं, फिर उसके दोस्त से पूछते हैं, तो कहता है अंकल वो तो बाइक लेकर चला गया, मुझे अपने घर छोड़ गया। अब उन्हें बड़ी फिक्र होती है, इधर उधर पूछते हैं, कहीं हेमंत का सुराग नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरा बेटा 40,000 रुपये लेकर निकला था, उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन वही ये शुरुआत में कि कहीं इधर उधर होगा, 40,000 लेकर के या घूमने निकल गया होगा, नई बाइक ली है। ये सब चीज़ चलती रही। अगला दिन आ गया 19 मई 2017। अचानक हेमंत के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता है, और हेमंत के ही मोबाइल से, और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे पास से 50 लाख रुपए दे दो तो उसे छोड़ देंगे, वरना जान से मार देंगे। हेमंत के फादर घबरा जाते हैं, वो डन कर लेते हैं कि ठीक है हम पैसे दे देंगे। लेकिन फ़ोन को रखते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं। अब पुलिस थोड़ी परेशान होती कि यह मामला किडनैपिंग का है। जो हेमंत के फादर के मोबाइल पे फ़ोन आया उन्हीं के बेटे के नंबर से किया गया था। पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर इंदौर का है, कॉल इंदौर से किया गया। पुलिस की फ़ौरन एक टीम को इंदौर रवाना कर दिया गया। अब इधर पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस सारी चीज़ें पता कर रही है। पता चला कि इसमें से 5 दोस्त थे, एक दोस्त तो साथ में था, बाकी 3 भी टच में थे। पुलिस ने हर दोस्त से पूछताछ की। अब उनमें से एक दोस्त नहीं मिल रहा था, और वो था ऋतिक। पुलिस को लगा कि ये ऋतिक कहाँ है। फिर पुलिस को लगा कि हेमंत उसका दोस्त है, उसी के पास उसका फ़ोन, कहीं ऋतिक ने तो कुछ नहीं किया। अब ऋतिक जो है वो शक के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि ऋतिक का गायब होना, हेमंत का नहीं होना, हेमंत के मोबाइल से कॉल आना और इंदौर से कॉल किया जाना, और सारे दोस्त तो मौजूद हैं, ऋतिक गायब है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, ऋतिक भी हो सकता है उसके साथ गायब हो गया हो, या ऋतिक ने ही गायब किया और फिर ऋतिक गायब हो गया है। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, ऋतिक के ऊपर शक है। लेकिन तभी 19 मई को अचानक इसी गुना के पास एक जंगली इलाके में एक जली हुई लाश मिलती है। किसी राहगीर ने खबर की पुलिस को, पुलिस पहुंचती है।
लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, लाश की शिनाख्त हो गई। पता चला ये लाश ऋतिक की है, जिसको लेकर पुलिस शक कर रही थी कि शायद हेमंत की गुमशुदगी में इसका हाथ है। अब ऋतिक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को लगा कि जिसके ऊपर शक था उसी की लाश मिल गई। हेमंत का कोई सुराग नहीं, ना उसकी लाश मिल रही। अब हेमंत के घर वाले भी घबरा गए कि उसके एक दोस्त की लाश मिली है। अब इधर पुलिस परेशान इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर। हेमंत का कोई सुराग मिल नहीं रहा है। अब पुलिस फिर दोस्तों से पूछताछ करती है, क्योंकि सारे दोस्त बड़े करीबी थे, आपस में एक साथ रहते थे। अच्छा, इन 5 दोस्तों में से जो हेमंत था वो 9वीं पास था, लोकेश जो था वो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, ऋतिक जो था वो 10वीं के बाद उसने भी स्कूल छोड़ दिया, हनी दुबे जो था वो भी 10th में था, और एक और दोस्त था। ये जो 5वां दोस्त था ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। एक लाश मिलने से यहाँ गुना में हड़कंप मचा हुआ है, इधर उधर ढूंढ रही है। अब पुलिस शक कर रही है बाकी बचे 3 दोस्तों पर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये कि जो ऋतिक की जब लाश मिली तो उसके थोड़ी दूरी पर ही एक फ़ोन भी मिला, और वो फ़ोन हेमंत का था। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कि शायद इंदौर से फ़ोन करने वाला वाकई ऋतिक था, वही रैंसम मांग रहा था। तो अब ये हुआ कि ये अकेले तो हो नहीं सकता, और भी दोस्त तो शामिल नहीं हैं। तो अब रडार पे आते हैं ऋतिक के बाद एक तो हनी दुबे जो उस रात बाइक पर सवार था, और इसके अलावा एक लोकेश लोढ़ा नाम का दोस्त इनका। अब पुलिस हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा से पूछताछ करती। दोनों बताते हैं कि अंकल हम तो, उसने बताया कि मैं उस रात गया था 18 मई को, लेकिन उसके बाद बाइक लेकर वो चला गया, मैं अपने घर आ गया। लोकेश ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने इन लोगों पे कहा कि कुछ ना कुछ शक है। अब 19-20 मई की तारीख आ गई। पुलिस के सामने अब एक और नई चीज़ आ जाती है, और पुलिस खुद उलझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। ऋतिक की लाश मिलने के अगले ही दिन अब लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है, वहीं गुना में एक जंगल में, और ठीक उसी तरह जली हुई, गला उसका कटा हुआ किसी बोतल से, और ऐसे ही गले पे मार्क थे ऋतिक के भी। तो कत्ल का तरीका एक था, लाश मिली। अब पुलिस परेशान, और पुलिस के सामने दिक्कत ये कि जिन जिन पर शक हो रहा है उनकी लाशें मिल रही हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है। अब 2 लाशें 2 दोस्तों की मिल चुकी, और जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, जो पहला दोस्त जो गायब हुआ 18 मई की रात को, हेमंत, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है कि वो है कहाँ। अब इधर 2 दोस्तों की लाश मिलने के बाद गुना में लोगों को भी गुस्सा भड़क गया, पुलिस के ऊपर भी वो बिफरने लगे। इधर हेमंत के घर वाले भी जो हैं, उनके माँ बाप भी पुलिस को लेकर गुस्सा थे कि उनका बेटे का कोई सुराग पुलिस ढूंढ नहीं रही है, और उस उल्टे उसके दोस्तों की एक एक लाश मिल रही है। 2 लाशें मिल चुकी है, हेमंत का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए इस केस को सुलझाने के लिए, इधर उधर से बहुत सारी तफ्तीश की। अब पुलिस को फिर शक आता है, शक आकर रुक जाता है 2 और दोस्तों पर, जो 5 दोस्त में से 2 बचे थे, एक हनी दुबे और एक और 5वां जो सबसे पढ़ा लिखा था। उस 5वें दोस्त से पहले पूछताछ होती है। वो आता है, वो बताता है कि हम दोस्त हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन उसकी सारी लोकेशन 18 की, 19 की, 20 की, ये सारी लोकेशन जो उसने बताया वो मैच कर गया, और पुलिस को लगा कि ये सच बोल रहा है। उसके मोबाइल और बाकी चीज़ों से भी कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस की नज़र में वो शक के दायरे से बाहर हो गया था। अब सिर्फ बचा विकास, वो हनी दुबे। अब ये नाबालिग, लेकिन आखिरी वक्त में हेमंत के साथ यही, पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने फिर वही कहानी दोहराई, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान में कहीं से पुलिस को पता चलता है कि जो हनी दुबे है, इसकी मां से पूछताछ कर, शायद केस खुल जाए। पुलिस ने हनी दुबे की मां की अब प्रोफाइल और मां की सारी चीज़ों को चेक करना शुरू किया। पता चला कि उसकी मां पावरफुल है, बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, कई बैड जो एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल, उनका भी उनके घर पर आना जाना है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार हेमंत कहीं जा रहा था शायद, और अपने दोस्त के साथ, और ट्रैफिक वाले ने चालान काट दिया, उसके दोस्त की स्कूटर जब्त हो गई। उसने माँ को बताया, हनी माँ के दुबे ने एक फ़ोन किया और गाड़ी छूट गई, तो वो बड़ा खुश हुआ। और हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाना था। अब जब ये सारी जानकारी मिली और कोई सुराग और सिरा मिल नहीं रहा, तो पुलिस ने कहा कि अब हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे, इनसे पूछताछ की जाए तसल्ली से, क्योंकि 2 लाश मिल चुकी है, बाकी का सुराग नहीं है। अब उसके बाद इन दोनों को बुलाकर पूछताछ शुरू की गई। दोनों शुरू से सब कुछ नकारते रहे, लेकिन फिर पुलिसिया तफ्तीश में सब कुछ सामने आ गया। एक ऐसी कहानी जिसमें तमाम उतार चढ़ाव, मोड़, पेचो खम थे,
और इन दोनों से पूछताछ के बाद गुना के उन्हीं जंगलों के एक इलाके में पुलिस की टीम एक बार फिर जाती है और वहाँ अलग अलग जगहों पर कुछ लाश के टुकड़े मिलते हैं, वैसी ही जली हालत में, गले पे कट का निशान। उस लाश की शिनाख्त होती है हेमंत के तौर पर, जो 18 मई को गायब हुआ था। तो अब 3 लाश मिल चुकी थी, 3 दोस्तों की लाश, और तीनों नाबालिग थे। और जो चौथा जिसको पुलिस, हनी दुबे जिसको पकड़ा था, वो भी उस वक्त नाबालिग था। अब उसकी माँ और उससे फिर पूछताछ हुई। इसके बाद इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। ख़ास तौर पर कुछ कहानी ऐसे थे, कुछ कहानी के पन्ने जो सिर्फ माँ जानती थी, कुछ जो सिर्फ बेटा जानता था। उन दोनों के पन्नों को जब जोड़ा गया तो कहानी कुछ यूँ बनी। पूनम दुबे अपने पति से अलग रहती थी, अपने बेटे हनी दुबे के साथ गुना में। उसे पैसों का काफ़ी लालच था। पैसे ज़्यादा थे नहीं, पर वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। बेटा उसका हनी दुबे स्कूल में पढ़ रहा था। इसी दौरान में उसने देखा कि उसके घर के कुछ दूरी पर हेमंत रहता है। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे, ठीक ठाक पैसे थे, घर की माली हालत अच्छी थी। तो उसे लगा कि ये लोग पैसे वाले हैं। अनजाने में, अब यहाँ देखिए रिश्तों और जुर्म का कैसा खेल होता है। उसने कहा कि इस हेमंत के घर वालों से दोस्ती करनी चाहिए। अब हेमंत की उम्र उसके बेटे की उम्र के बराबर थी। उसने अपने बेटे हनी दुबे को अनजाने में कहा कि तुम थोड़ा अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखा करो, जैसे ये लड़का है हेमंत, इससे मिला जुला करो। अब हनी दुबे को लगा ठीक है, हनी जाकर हेमंत से मिलने लगा, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अब हेमंत के कुछ और दोस्त थे, जैसे लोकेश, ऋतिक, एक और, तो उनके दोस्त फिर कॉमन फ्रेंड हो गए। अब धीरे धीरे इन 5 दोस्तों की एक मंडली बन गई। ये आने जाने लगे। इस दौरान में अब दोस्ती हुई तो कई बार पूनम भी हेमंत के घर गई, लोकेश के भी घर गई, और हेमंत भी अब हनी के घर आने लगा। और यही कहानी शुरू हुई। बेटे को अनजाने में उसने एक साजिश का पहले मोहरा बनाया, हेमंत से दोस्ती कराई, और असली नज़र उसकी कहीं और थी। अब हेमंत से दोस्ती हुई तो बीच में हेमंत घर आने लगा। एक बार वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था और जब पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी छुड़वा दी, तो बड़ा और ज़्यादा प्रभावित हो गया कि हनी की माँ बड़ी पावरफुल है। अब हेमंत घर आने लगा। जब घर आने लगा तो यहीं पे पूनम ने हेमंत को एक साजिश के दूसरे मोहरे के तौर पर फंसाना शुरू किया, और हेमंत के साथ उसने रिश्ते बनाए, अपने ही बेटे के दोस्त के साथ जो नाबालिग है। अब हेमंत इसके बाद बार बार घर आने लगा। ये बात बाद में हनी दुबे ने भी महसूस किया कि मेरा दोस्त मेरे पीछे में घर आता है, माँ से मिलता है। उसे शक हो गया अपने दोस्त पर कि उसकी माँ, उसके और मेरी माँ के बीच में कोई संबंध है। तो अब उसको लेकर हेमंत से वो थोड़ा गुस्सा होने लगा। इस दौरान में हेमंत की अमीरी का फ़ायदा पूनम ने यूँ उठाया कि उससे कभी पैसे मंगाती, कभी कोई जेवर मंगा लेती कि पैसे नहीं है। वो अपनी माँ के और घर की बाकी जेवर वेवर चुराने लगा, और चुरा कर जाकर जौहरी को बेचता और पैसे लाकर पूनम को दे देता। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अब 18 मई, अभी तक माँ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसका ये है कि उसको दौलत चाहिए, और उसने अपने बेटे को अनजाने में दोस्ती कराई, और उसकी मकसद उसका कुछ और था। 18 मई को अब बाइक लेने के लिए हेमंत अपने बाप से 40,000 लेकर निकलता है। ये बात हनी दुबे को पता थी कि वो बाइक खरीदेगा, अपने दोस्तों में शेयर किया। उसने कहा चल मैं भी चलूँगा। उसने कहा ठीक है। अब वो बैठा, दोनों साथ गए। रास्ते में अब हनी को ख्याल आ रहा है कि ये मेरे घर आता है, मेरी माँ के साथ इसके संबंध है, गुस्से में था ही था। और दूसरा फिर उसने देखा कि इसके पास 40,000 रुपये कैश है, क्यों ना इसे मार डालें। फिर इसके बाद इसने अपने कहा कि चलो एक पार्टी करते हैं। अपने दोस्तों को इसने बुलाया एक जगह पे, और इन लोगों ने कुछ बियर वेयर पी। ये 4 दोस्त थे वहाँ पर, 5वां जो बेहद पढ़ा लिखा था वो नहीं आया। उसके बाद इन्होंने बियर वेयर पी, और इसी दौरान में जो नाबालिग हनी दुबे, इसने बियर की खाली बोतल से मौका देखते ही हेमंत के सर पे वार किया, खूब मारा, और फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लेकर आया और उसने लाश को आग लगा दी। अब बाकी 2 दोस्त थे, लोकेश और ऋतिक, वो देख रहे थे। ये सब करने के बाद वो घर गया। घर जाकर उसने अपनी माँ को बताया। पैसे भी उसके पास थे 40,000। अब यहाँ पे एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ ये था कि पहले तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती, बताती कि उनके बच्चों ने क्या जुर्म किया, लेकिन अब माँ कहती कि कोई बात नहीं, अब यहाँ से आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगी। तो इसके बाद वो फिर से कहती कि उस लाश को ठीक से जलाना है और पेट्रोल लेकर बोलती जाओ। और सब कुछ करने के बाद अब वो जो बाकी 2 दोस्त और हैं उनसे कहती है कि अब तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, ये मर चुका है, पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इसकी लाश से भी और पैसे कमा सकते हैं।
अब हम इसके बाप को फ़ोन करेंगे और 50 लाख रुपए रैंसम मांगेंगे फिरौती। उसके बाद वो ऋतिक को हेमंत का मोबाइल दे देती है और कहती है तुम यहाँ से निकलो और इंदौर जाओ। और ये सारी चीज़ें दरअसल उसके दिमाग में कि कहाँ से कॉल करना है, कहाँ पे लाश फेंकनी है, कब फ़ोन करना है, फ़ोन को कहाँ रखना है, ये सब सीरियल देख देख कर आइडियाज़ आए थे, ख़ासतौर पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। तो उसके बाद उसने ऋतिक को भेज दिया इंदौर। वो इंदौर जाता है और इंदौर जाकर हेमंत के बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि हेमंत हमारे पास है 50 लाख रुपए दे दो। वो पुलिस में पहुंच जाते हैं। फ़ोन करने के बाद अब ऋतिक वापस लौट आता है गुना। वापस आने के बाद इधर जब वो लौटता है, लोकेश जो इनका दोस्त है अब वो कहता है कि सुनो, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है कि बाद में तुम पैसे दोगे कि नहीं, इसलिए मुझे अभी पैसे चाहिए रैंसम के, तुम लोग दे दो और वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा। अब जब ये बात हनी सुनता है, उसकी माँ को पता चलता है, तो वो ऋतिक को अपने साथ मिला लेता है और लोकेश को कहता है अच्छा चल मैं तुझे समझाता हूँ। फिर वो लोकेश को जंगल में ले जाते हैं, वहाँ उसको भी शराब पिलाते हैं, बियर पिलाते हैं और लोकेश को मार डालते हैं ताकि वो पुलिस तक ना चला जाए। मारने के बाद उसको भी उसकी लाश जला देते हैं। लाश जलाने के बाद अब ये वापस आ रहे हैं माँ बेटे और बचा आखिरी ऋतिक। अब उन्हें अचानक ख्याल आता है कि 2 कत्ल तो हो चुका, चश्मदीद अब एक ही है बाहरी और वो है ऋतिक। और इधर माँ बेटे हैं, ये दोनों एक दूसरे की पोल खोलेंगे नहीं। माँ बेटे आंखों आंखों में इशारा करते हैं, वापसी में मौका देखते ही ऋतिक पे भी वैसे ही वार करते हैं और ऋतिक को भी मारते थे। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए 2 कत्ल और करते हैं, कुल 3 कत्ल। और फिर ये लोग लौट आते हैं, लेकिन पुलिस चूँकि शक हो रहा था और आखिरी बार वही था हेमंत के साथ हनी, इसलिए माँ बेटे से सख्ती से पूछताछ होती है और फिर ये सारी कहानी सामने आती है। तो जिस जिस पे शक हुआ उसका कत्ल होता गया। एक कत्ल बेटा करता है, माँ के पास जाता है और माँ उसे आगे का रास्ता बताती है कि कैसे पुलिस को चकमा देना है और वो माँ खुद उसमें शामिल होती है। अब पुलिस जो है 5वें दोस्त को क्लीन चिट दे देती है और हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। मेन अक्यूज बनाती है हनी दुबे को और को अक्यूज्ड पूनम दुबे को। इसके बाद 5 साल तक ये मुकदमा चलता है। 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद अभी चंद रोज़ पहले, कुछ दिन पहले, वहाँ की निचली अदालत का फैसला आता है और निचली अदालत हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। चूँकि जब जुर्म हुआ तब हनी की उम्र 17 साल के करीब थी, नाबालिग था। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म करते वक्त जो उसने किया, हम सिर्फ उसका उम्र नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि ये जुर्म कितना गंभीर था। और एक के बाद एक जिस तरीके से उसने 3 कत्ल किए और पुलिस को उलझाने के लिए तमाम साजिश रची, ये एक मैच्योर्ड दिमाग, किसी बच्चे के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है, तो सिर्फ उम्र देखकर हम उसको 3 साल की सज़ा नहीं दे सकते, बल्कि उस जुर्म की गंभीरता को देखते हुए सही है कि उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और इसी के बाद अदालत ने माँ बेटे को उम्र कैद की सज़ा दी।